पहले देखिए जी क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर क्या किया हुआ है, काफी सारे अकाउंट के नाम दिए हुए हैं और बस ये पूछा हुआ है कि कैपिटल कितनी है बता दो। तो क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपसे पहचान मांगी जा रही है। ये सारे नाम पढ़ करके आप ये पहचान कर पाओ कि कौन सी आइटम एसेट है और कौन सी आइटम लायबिलिटी है। अगर आप ये पहचान कर सकते हो तो सारी एसेट्स वाले आइटम को जोड़ करके एसेट्स कैलकुलेट कर लो टोटल, सारी लायबिलिटीज वाले आइटम को जोड़ करके टोटल लायबिलिटीज कैलकुलेट कर लो, और एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। आ गया आंसर। अकाउंट की पहचान, एक चीज ये चीज चेक की जा रही है आपकी, दूसरी आपकी स्पीड चेक की जा रही है। 9 क्वेश्चंस के लिए मैंने 10 मिनट दिए थे, तो लगभग आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट बनता है। इसमें की जो थ्योरी क्वेश्चन होते हैं वो तो पढ़ते ही टिक करना होता है, उसमें तो 1 मिनट लगता है। तो कुछ ऐसे भी हैं जो 20 सेकंड में हो जाते हैं थ्योरी के, 10 सेकंड में हो जाते हैं, 30 सेकंड में हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको फिर 1.5 मिनट या 2 मिनट मिल जाते हैं, जो कि सफिशिएंट है। अगर आपको टेस्ट लेंथी लग रहा है तो टेस्ट लेंथी नहीं है, आपकी स्पीड स्लो है। क्वेश्चन जितने आएंगे और जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे लगभग उतने ही मिनट्स मिल रहे हैं आपको। तो 9 क्वेश्चन के लिए मैंने आपको 10 मिनट दिए थे, तो 1 मिनट एक्स्ट्रा ही दिया था, कम नहीं दिया था। तो आपको स्पीड ऐसे ही लेकर के चलनी है, स्पीड पे फोकस भी करना है, एक्यूरेसी भी देखनी है। दूसरी चीजें, ऐसे काफी स्टूडेंट्स हैं जिनसे मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे टेस्ट में, और उनके भी 9 में से 4 नंबर 5 नंबर आ रहे हैं। कई स्टूडेंट्स से मैंने अभी आते ही क्वेश्चंस करवाए, तो अभी हैंड टू हैंड कर ली, और मतलब वैसे टेस्ट में गलत है। तो देखो क्यों गलत है। मैं बात करूं टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में मैंने कम से कम 5 बार रिवाइज कराई है कि 2 ही आइटम ऐसी हैं जिसमें कैपिटल में ही प्लस कैपिटल में ही माइनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तब भी बहुत बच्चों का आंसर गलत था उसका, कैश में से माइनस करना, ये टिक करके आ रहा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज अ नॉन कैश रेवेन्यू। कौन सी आइटम एसेट वाली है जी? प्लांट, स्टॉक, क्रेडिटर लायबिलिटी, बैंक ओडी लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी, एसेट और एसेट। किसी को डाउट है अगर किसी आइटम के अंदर कि सर ये वाले आइटम एसेट कैसे है या ये वाले आइटम लायबिलिटी कैसे है, तो पूछ सकता है। सर बीपी क्या? बिल्स पेबल, हाँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने अभी स्किप कर रखा है इसको। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के अंदर बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल, ये टर्म्स क्या होती हैं, इनमें काफी डिटेल्ड में है ये टर्म। कुछ ऐसी होती है जैसे डेप्रिसिएशन है, इसे वो चैप्टर आना है, बट वो टर्म बार-बार यूज होनी है और बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, इसलिए आपको समझा रखा है शॉर्ट में कि डेप्रिसिएशन ये होता है। इसमें काफी लंबी कहानी है, इसलिए इसको स्किप कर रखा। बाकी आप देखो ना नाम से, पेएबल, देखो रिसीवेबल लिखा हो मतलब मुझे रिसीव करना है, पैसा मिलना है, एसेट। पेएबल मतलब पे करना है, लायबिलिटी। सर एक्सपेंस भी तो ये लायबिलिटी, पेएबल। एक्सपेंस होता तो पेएबल नहीं होता, पेड होता। हाँ जी सर, इन्वेस्टमेंट एसेट क्यों है सर? हमें क्या लगता है कि सर कैपिटल ही इन्वेस्टमेंट है। मिस्टर राम ने राम स्टोर में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे, तो हमें लग रहा है कि सर ये 5 लाख रुपए जिसको आप कैपिटल पढ़ा रहे थे यही इन्वेस्टमेंट है। ऐसा नहीं है। देखिए आप अगर राम के अकाउंटेंट होते तो आप इसको बोलते इन्वेस्टमेंट, अमाउंट इन्वेस्टेड इन राम स्टोर। भाई एक पर्सन 5-6 जगह भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, ये थोड़ा वो एक ही जगह के प्रोप्राइटर है, किसी जगह पार्टनर है, किसी जगह प्रोप्राइटर है, किसी और जगह भी पार्टनर है। तो जितना पैसा लगाएगा उसका पर्सनल अकाउंटेंट वो रिकॉर्ड करेगा, अमाउंट इन्वेस्टेड इन राम स्टोर, अमाउंट इन्वेस्टेड इन मोहन स्टोर। लेकिन हम अकाउंटेंट है राम स्टोर, ये पैसा हमारे लिए कैपिटल, इन्वेस्टमेंट नहीं। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? तो राम स्टोर के अंदर मान लीजिए 1 लाख रुपए रखे हुए हैं कैश और ऑफ सीजन चल रहा है। फॉर एग्जांपल एसी की हमारी कंपनी है और सर्दियां स्टार्ट हो रही, तो अब एसी कोई खरीदेगा ही नहीं, तो जितना पैसा हमारे पास रखा होगा पैसे को बिजनेस में लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। क्या फायदा इन्वेस्ट करें और सामान बनाएं, फैक्ट्री बनाने से क्या फायदा इस टाइम? उस पैसे को हम कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, गोल्ड खरीद लिया, किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए,
कहीं भी जहां ओनर को मैनेजमेंट को सही लगे। तो कंपनी के पैसे कंपनी के नाम से कंपनी के बाहर कहीं इन्वेस्ट करें, उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कंपनी की ओनरशिप है इस पे, इसलिए उसको एसेट कहलाता है। मैं वापस कंपनी वर्ड बोल रहा हूँ, इट कैन बी प्रोप्राइटरशिप, इट कैन बी पार्टनरशिप, इट कैन बी कंपनी। क्लियर हो गई बात? और किसी टर्म में कंफ्यूजन? बिल्कुल आसान है सर, सारी एसेट्स को ऐड करो, एक जगह लिखो, सारी लायबिलिटीज को ऐड करो, एक जगह लिखो, एसेट माइनस लायबिलिटी, ये कैपिटल निकल जाएगा। ठीक। 9 क्वेश्चन सर, एसेट दे रखी है और लायबिलिटी दे रखी है और कैपिटल मांगी है, तो बच्चों ने क्या करा? ये वाला आंसर लिख दिया। क्वेश्चन में कैपिटल नहीं मांगी, ओपनिंग कैपिटल मांगी है। सर क्वेश्चन में एसेट जो लिखी है 4 लाख, इसमें ये तो बताया ही नहीं कि वो ओपनिंग है या क्लोजिंग है। जो लायबिलिटी दे रखी है 25,000, 2,55,000, ये तो बताया ही नहीं कि ओपनिंग है या क्लोजिंग है, तो क्या प्रिज्यूम करेंगे? क्लोजिंग। वजह क्या होती है उसकी, तो सुने ध्यान से। सर ओपनिंग का मतलब साल की शुरुआत की आइटम, क्लोजिंग का मतलब साल के एंड की आइटम। तो सोचो प्रेजेंट टाइम कौन सा जब हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं? क्लोजिंग। तो 1 अप्रैल को तो नहीं कैलकुलेट कर सकते ना कि 31 मार्च को कितनी कैपिटल होगी, कितनी एसेट होगी। अकाउंटिंग इज पास्ट नॉट फ्यूचर। हम डेफिनेटली 31 मार्च पे खड़े हुए हैं और हम देख रहे हैं हमारी क्लोजिंग की मतलब अभी की एसेट, क्लोजिंग लायबिलिटी मतलब अभी की लायबिलिटी, और ओपनिंग मतलब साल की शुरुआत की। तो प्रेजेंट टाइम इज क्लोजिंग टाइम, इसलिए प्रिजम्पशन क्लोजिंग की। तो ये एसेट जो है ये क्लोजिंग है, जो लायबिलिटी जो है ये क्लोजिंग है। एसेट में से लायबिलिटी माइनस करी तो ये कैपिटल आई है ना, ये क्लोजिंग कैपिटल आई है। और हमें ओपनिंग कैपिटल जाननी है। फॉर्मूला बच्चे तो वही लगा देते हैं, ये फॉर्मूला नहीं है तो अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई मत करो फॉर्मूले को। हमें क्या करना होता है, जैसे मैंने लिखवा रखा है आपको, क्लोजिंग कैपिटल इक्वल्स टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट। अब इस फॉर्मूले को लिखने में बच्चों को दिक्कत क्यों आती है, जोर क्यों पड़ता है? क्वेश्चन में तो ओपनिंग निकालनी है मेरे को, तो मैं क्लोजिंग इक्वल्स टू क्यों लिखूं? तो बच्चा सोचता है मैं ओपनिंग इक्वल्स टू लिखूंगा क्योंकि मुझे ओपनिंग निकालनी है, तो वही प्लस माइनस से गलती हो जाती है। इस चीज में लेजीनेस मत करो, फॉर्मूले को एज इट इज लिखो और फिर जिसकी वैल्यू हमें पता है उसको वैल्यू पुट कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। एक बेसिक सी बात बताओ, क्लोजिंग कैपिटल बड़ी होती है या ओपनिंग कैपिटल बड़ी होती है? बताइए कौन बता सकता है? ओपनिंग कैपिटल एक आंसर, क्लोजिंग आया है, और कोई आंसर? सब प्रॉफिट लॉस पर डिपेंड करता है। परफेक्ट आंसर जी, बिल्कुल मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था। सर हम कैसे बताएं क्लोजिंग ज्यादा कि ओपनिंग ज्यादा? आप बताओ पहले प्रॉफिट है क्या लॉस। अगर प्रॉफिट है कंपनी के अंदर तो क्लोजिंग कैपिटल बड़ी होगी क्योंकि ओपनिंग प्रॉफिट जोड़ करके क्लोजिंग बनेगी। अगर लॉस है कंपनी के अंदर तो फिर क्लोजिंग कैपिटल कम होगी क्योंकि ओपनिंग कैपिटल जितनी लगाई थी लॉस की वजह से कम हो गई होगी। समझ में आ रही है बात? तो ओपनिंग कैपिटल भी बड़ी हो सकती है, क्लोजिंग भी बड़ी हो सकती है, डिपेंड करता है प्रॉफिट या लॉस। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट है तो पक्की बात है क्लोजिंग बड़ी होगी ओपनिंग से, ठीक है। क्लोजिंग इसमें 145 है तो ओपनिंग कम ही होगी। क्लियर हो गई बात? इसमें डाउट है इसमें? इसका डाउट काफी स्टूडेंट्स का आया, पता नहीं मेरे बताने में कंफ्यूजन रही, आपके सुनने में कंफ्यूजन रही, मैं अपनी गलती मानता हूं। टोटल इक्विटी मतलब टोटल एसेट्स, ओनर्स इक्विटी मतलब कैपिटल, मतलब बेसिकली ना आप इक्विटी का मतलब पैसा होता है बेसिकली, हियर इक्विटी मींस मनी। ओनर्स इक्विटी मतलब ओनर का पैसा मतलब कैपिटल। टोटल के अंदर टोटल पैसा कितना लगा हुआ कंपनी का मतलब टोटल एसेट्स।
क्वेश्चन 4 में टोटल इक्विटी मांगी थी। और वैसे भी ये बात सोचते हैं ना कि इक्विटी का मतलब अगर कैपिटल सोच रहे हो तो कैपिटल दोनों दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, तो ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल कैसे मान सकता है क्वेश्चन, है ना। क्लोजिंग कैपिटल पता है, ओपनिंग कैपिटल पता है, रेवेन्यू पता है, एक्सपेंस पता है। क्लोजिंग कैसे? क्वेश्चन मांगिए टोटल इक्विटी, क्वेश्चन लायबिलिटी नहीं दे रखी थी, क्वेश्चन है किसी के पास, एक बार देखना लायबिलिटी नहीं। ये क्वेश्चन चेक करो 30,000 है। हाँ जी 30,000 लायबिलिटी दे रखी है, ये इसकी जगह शायद ये है ना। हाँ तो देखिए टोटल इक्विटी मतलब टोटल एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी 30,000, कैपिटल कितने आएगी जी, ओपनिंग कैपिटल, इसी में रेवेन्यू जुड़ जाएगा और इसी में से एक्सपेंस माइनस हो जाएगा। ये 1 लाख रुपए आंसर आ गया। बताइए क्लियर है, डाउट किसी को, नोट करना चालू कर सकते हो जी। कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर जनरलिटी। लास्ट कौन सा पॉइंट किया था मैंने? हाँ जी क्या चीज? 12 जो इस वाले का 12 पढ़ लेते हैं जी एक बार। लिखा है इशूड अ चेक इन फेवर ऑफ राम ऑन अकाउंट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स वर्थ 7500। मतलब प्रोप्राइटर क्या कह रहा है कि मैं गुड्स परचेज करके लाया हूं राम से और उसको जो पेमेंट करी है मैंने उसको चेक के थ्रू करी, चेक इशू करा उसको। परचेज नाम का खर्चा हो गया। और बताओ निखिल राम कौन है, डेटर की क्रेडिटर? कोई भी नहीं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। जब हमने पेमेंट हैंड टू हैंड कर दी तो वो ना डेटर है ना क्रेडिटर, उसका नाम आएगा ही नहीं। हमने चेक दिया है तो हमारे कैश कम नहीं होगा, हमारा बैंक बैलेंस कम होगा इसमें। सही, चलिए 23 कंप्लीट कर लिया था हमने, हैं? यस सर। 24 पे आना है। यस सर। 24 में लिखा है जी पैसा बैंक से निकाल लिया, फिर भी आप आंसर देंगे। कैश अकाउंट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सही है बिल्कुल। क्वेश्चन कहता है विथड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाल लिया तो सर बैंक बैलेंस कम ही तो हो जाएगा और कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा। कैश एसेट इंक्रीज डेबिट, बैंक एसेट डिक्रीज क्रेडिट। देखो आपको होमवर्क वैसे घर से करके आना चाहिए, आपको करना है जब तलाशी क्लास के बाद जितने पॉइंट दे रखे 112 तक मैक्सिमम जितना हो सके आपको ट्राई करके लाने का। अपना आंसर लिखने के बाद थोड़ा स्पेस छोड़ देना कि अगर आंसर गलत हुआ तो आप सही लिख पाओ, और उसका आपका जो आप आंसर हो उसमें उसका डेबिट वाला पोर्शन सही हो या उसका क्रेडिट वाला पोर्शन सही हो, उसका पूरा सही हो, है ना। खुद को कंपेयर कर पाओगे कि मैं ये सोच रहा था और एक्चुअली में ये आंसर होना चाहिए। ये पूरे साल ध्यान रखें इस चीज को, जितने क्वेश्चन हो सके। ये ना हो कि मतलब मैं यहाँ पे फ्रेश क्वेश्चन कर रहे हो, आप क्वेश्चन करके आए हुए हो और फिर यहाँ पे देख रहे हो कि सही है कि नहीं, क्या पोजीशन, ठीक है जी। कोशिश ये रहे पूरे साल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 ड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। ऋषित 24 और 25 में फर्क बताइए। सर उसमें खाली कैश निकाला था बैंक से, इसमें कैश ऑफिस यूज के लिए सर नहीं। कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। हाँ जी, बैंक से पैसा निकाला है तो डेफिनेटली ऑफिस में काम के लिए निकाला होगा, चाहे गुड्स खरीदने हो चाहे एक्सपेंस पे करने हो। बस ये डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा। भाई ध्यान से सुनो, तो मेरा बॉस कहता है मैं 5,000 रुपए निकाल के ले आ रहा हूँ घर के लिए, तो मैं ड्राइंग्स लिखूंगा उसको। वो कहता है 5,000 रुपए निकाल रहा हूँ बच्चों की फीस, भी ड्राइंग्स लिखूंगा। मतलब उसको कितने भी खींच लो इस बात को, क्रक्स तो यही है। इसी में ऑफिस यूज के लिए निकाला है, पहले वाले में ऑफिस यूज ही प्रिज्यूम करेंगे ना कि बैंक से पैसे निकाला है तो ना पर्सनल काम के लिए पैसे निकाल लेगा बिना बता, ठीक है। तो दोनों में सेम आंसर आएगा, लैंग्वेज अलग है, आंसर सेम है। मैंने कोशिश ये रखी है नोट्स के अंदर
कि आपको कोई भी पॉइंट की अगर कोई भी लैंग्वेज ऐसी आ सकती है जो कंफ्यूज कर सकती है, मतलब मेरे को ट्रांजैक्शंस की वैरायटी भी रखनी है नोट्स के अंदर, ट्रांजैक्शन के साथ साथ लैंग्वेज की वैरायटी भी डालनी है कि हर क्वेश्चन कितनी भी लैंग्वेज में आ सकता है, वो सारी लैंग्वेज आपको पहले से आप उसको फेस कर चुके हो, एग्जाम में नई लैंग्वेज ना फेस करनी पड़ेगा। चलिए सेम आंसर है जिसका 26 ड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। सक्षम ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर बैंक से पैसा निकाला है इसलिए बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, इसलिए टू बैंक अकाउंट आ रहा है। पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है इसलिए ड्रॉइंग सर। डाउट है किसी को? सर इसमें कैश नहीं आ सकता ड्राइंग? बैंक से पैसा निकाला है तो कैश कैसे कम करें? सर नो कैश अकाउंट टू डेबिट टू बैंक सुनो अकाउंट। ध्यान से सुनो। भाई मेरा प्रोप्राइटर जो है वो बैंक में गया, उसने बैंक से पैसा निकाला, वो पैसा अपने घर ले गया। क्वेश्चन ऐसी तो कह रहा है तो जो ऑफिस में कैश रखा हुआ था, सपोज 50,000 रुपए कैश रखा हुआ, ना तो वो इंक्रीज हुआ ना वो डिक्रीज हुआ, फिर मैं कैश अकाउंट डेबिट क्रेडिट कैसे कर सकता हूँ? कैश अकाउंट डेबिट करने का मतलब कैश का बढ़ना, कैश तो बढ़ा ही नहीं। कैश अकाउंट क्रेडिट करने का मतलब कैश का कम होना, कैश तो कम हुआ ही नहीं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए भव्य आपकी बारी। 27th और 24th कंपेयर करो, डिफरेंस बताओ। कोई डिफरेंस नहीं है, नो चेंज, सेम बात है। विड्रॉन या ड्रॉन लिखा हो एक ही बात है। कुछ बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, सर इसमें विड्रॉन लिखा था, इसमें ड्रॉन लिखा था, इसमें तो लैंग्वेज अलग है, शायद कुछ अलग आंसर होता, इसलिए मैंने लिखा हुआ है दोनों बातें, दोनों का मीनिंग सेम है, सेम आंसर। क्या आंसर है इसका? कैश अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिल्कुल सही है। पे आ गए जी हम। चलो आपकी बारी। कैश एक मिनट 26 और 28 कंपेयर करो और डिफरेंस बताओ। सीक्वेंस से पूछूंगा। 26 और 28 कंपेयर करो, डिफरेंस बताओ। सर उसमें बैंक से लिया हुआ है और इसमें आप बताइए कार्तिक। कोई डिफरेंस नहीं है सर 26 में बैंक से ड्राइंग की गई थी और इसमें कैश है। परफेक्ट आंसर है। ध्यान से पढ़ो, डिफरेंस है। हर बार आंसर नहीं चलेगा, नो डिफरेंस। 26 में साफ साफ लिखा हुआ है कि बैंक से पैसा निकाला है पर्सनल यूज के लिए। 28 में कहीं बैंक दिख रहा है आपको? सुनो ध्यान से, फर्क क्या हुआ। 26 में क्या करा मेरे बॉस ने, क्या बताया मेरे को? मेरे बॉस ने बताया कि मैं बैंक में गया था, पैसा निकाला और अपने घर ले गया। इसको लिख लो। तो हमने कहा से पर्सनल खर्चा करा तो ड्राइंग्स, बैंक बैलेंस कम हो गया तो 28 में क्या हो रहा है कि मेरा बॉस ऑफिस में आया है, उसने ऑफिस से पैसा निकाला और अपने घर ले गया। तो ड्राइंग्स तो हुई है लेकिन बैंक बैलेंस कम नहीं हुआ इस बार, हमारा ऑफिस का कैश कम हुआ है। ठीक है जी, तो कैश विथड्रॉन लिखा है, इसका मतलब ऑफिस का कैश, बैंक का कैश नहीं। अगर बैंक से पैसा निकालेगा तो स्पेशली मेंशन किया जाएगा कि बैंक से पैसा निकाला, या चेक वर्ड लिखा होगा, तभी क्लियर होगा ना। अपनी तरफ से कैसे प्रिज्यूम कर ले कि बैंक से पैसा निकाला, परफेक्ट है। क्लियर हो गया जी बात? डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। सुनिए जी क्या कहानी है। राम स्टोर के अंदर अकाउंटेंट है राम, प्रोप्राइटर। 5 लाख रुपए कैश रखा हुआ था, एक्स्ट्रा रखा हुआ था कैश, यूज नहीं था, ऑफ सीजन चल रहा था। उन्होंने इसमें से 1 लाख रुपए के रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीदे।
अगर हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो हम उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं प्रोपोर्शनेट। तो हर साल जैसे प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हमारा भी होगा, प्रॉफिट का जब बंटवारा होगा तो हमें भी मिलेगा। तो उसको जो प्रॉफिट का बंटवारा जो मिलता है उसको हम डिविडेंड कहते हैं टेक्निकली। बाकी 12th क्लास के अंदर 2 बुक्स कंपनी की, टोटल 3 बुक्स है 12th क्लास में, इसमें 1 बुक पार्टनरशिप की है, 2 बुक्स कंपनी की। डिटेल में चर्चा करेंगे कंपनी के अकाउंट्स क्या है क्या है। जब हमने किसी कंपनी में इन्वेस्ट करा, मैंने एग्जांपल लिए 1 लाख रुपए मैंने रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए और वो हर साल लगभग 10% का डिविडेंड देते हैं, प्रॉफिट का बंटवारा, तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे? 10,000 रुपए मिलेंगे। ठीक, अच्छा। अब रिलायंस कंपनी जरूर सुना मेरे पड़ोस में ही होगी, उसका हेड ऑफिस अलग होगा, ब्रांचेस अलग अलग जगह होंगी। अब सर जो 10,000 रुपए डिविडेंड लेने जाना है तो हम जाएंगे नहीं कंपनी में पैसे लेने के लिए 10,000 रुपए लाओ जी डिविडेंड के हमारे, ना कंपनी को बंदा आएगा हमारे पास देने के लिए 10,000 रुपए लो अपने। होगा क्या कि जब मैं कंपनी के शेयर्स खरीद लूंगा उसमें अपना अकाउंट नंबर लिखवा दूंगा, बैंक अकाउंट नंबर, राम स्टोर का, राम का नहीं, राम स्टोर का बैंक अकाउंट नंबर लिखवा देंगे। जैसे ही डिविडेंड 10,000 रुपए बनेगा तो रिलायंस वाले उसी अकाउंट में जमा कर देंगे, हमें भी ना पता, बस मोबाइल पे एसएमएस आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा कि इतना डिविडेंड था आपको दे दिया गया है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, क्या कॉन्सेप्ट हुआ? इस तरह मुझे किसी से पैसे लेने हैं तो मुझे बार-बार उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, मैंने उसे अपना अकाउंट नंबर लिखवा दिया और वो हर साल मेरे अकाउंट में पैसे जमा कर देंगे। सही, ये तो लिखा क्वेश्चन के अंदर, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, मतलब हमारे बैंक ने हमारे बिहाफ पर डिविडेंड कलेक्ट करा। मुझे बताओ 10,000 रुपए हमारे लिए इनकम है कि नहीं? इनकम है। इनकम क्रेडिट होती है कि डेबिट होती है? सर डेबिट। क्रेडिट होती है नालायक। मेरा कैश बैलेंस बढ़ा है कि बैंक बैलेंस बढ़ा? बैंक बैलेंस। उसका आंसर हुआ सर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट। बैंक डेबिट क्यों करा? बैंक एसेट इंक्रीज द डेबिट, डिविडेंड रिसीव्ड क्रेडिट क्यों करा? रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट। पूछे सर इसमें अगर राम खरीदता तो सर राम के, अगर राम खरीदेगा तो हम सोचेंगे क्यों उस बारे में? सर अगर राम, मैं तो राम स्टोर का अकाउंटेंट हूं। हां जी, सर अगर राम के अकाउंटेंट है तो सेम आंसर रहेगा। हाँ सर अगर प्रॉफिट होता फिर तो 10,000 आ जाते और लॉस होता तो दोस्तों में कुछ मिलता नहीं है, मतलब कुछ लेते भी नहीं हो। सर लॉस में कभी हो जाते पैसे हमारे। जो 1 लाख रुपए मैंने इन्वेस्ट कर रखे थे, देखो उसकी मार्केट वैल्यू तो अप एंड डाउन होती रहती है। हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में 3 में पढ़ा हुआ है, हम एसेट्स को कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड करते हैं, मार्केट वैल्यू बढ़े या घटे से फर्क नहीं पड़ता। कंपनी का कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रॉफिट होगा तो मैं डिविडेंड मिल जाएगा, लॉस हुआ जब प्रॉफिट नहीं हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा, मांगेंगे नहीं हमसे। ठीक, आगे बढ़ते हैं जी, पॉइंट नंबर 30। किसकी बारी चल रही है? मान्य आपके बारे, आंसर बताएं। कैश डायरेक्टली डिपॉजिट बाय डेटर राम इनटू बैंक। हाँ जी बताएं। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन आप करेक्ट करना चाहेंगे? सर बैंक अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। कौन सा सही है दोनों में से? सर कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। विजय सर टू डेट राम अकाउंट। विजय सर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो गया कैश अकाउंट डेबिट। सर एक और चीज है सर बैंक अकाउंट डेबिट टू आगे क्यों नहीं सुनाई दिया? टू कैश अकाउंट। सी बैंक। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर एक चीज और ऐड करनी है, बैंक अकाउंट में लिखना है कैश डेबिट के नीचे। सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट The bank account debited to Ram account. हाँ जी अब आंसर सही आ रहा है। थक गया मैं भी। मैं वही बोल देखो हम लोग अभी भी क्या कर रहे हैं आंसर देते टाइम, एक तो जो है ना कैश वर्ड हमारा बड़ा फेवरेट हो गया, हर जगह हम कैश वर्ड जरूर लिखना चाह रहे हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो तो कैश लिखो, इसमें भी पैसा वैसे जमा हुआ है तो सर कैश होगा कहीं ना कहीं, इसको भी कैश को भी लिखो, हमारा फेवरेट सा हो गया। हमें अभी इसको चीज को समझनी है
कि हर जगह कैश है ऐसा जरूरी नहीं है, और हमें क्वेश्चन में से कुछ वर्ड्स छांट करके आंसर में नहीं डालना है अपने, हमें अपना माइंड लगाना है कि प्रैक्टिकली सोच के देखो उसका मीनिंग क्या है, उसके बाद हमें आंसर देना। सुनिए ध्यान से, मीनिंग समझते हैं। सर हम अकाउंटेंट है राम स्टोर में जो कि दिल्ली में। एक मिस्टर मोहन है जो यूपी में रहते हैं। तो हमारे कस्टमर जो है वो यूपी में रहते हैं, उनका फोन आ जाता है कि सामान भिजवा दो, हम यहाँ से टेम्पो में सामान लोड करके भिजवा देते हैं। और जब पैसों की बारी आती है तो भाई मैं तो स्पेशल जाऊंगा नहीं यूपी पैसे देने, ना वो स्पेशल आएगा पैसे देने, क्या कॉन्सेप्ट करें? तो मैंने भी इसको अपना अकाउंट नंबर लिखवा दिया, ये मेरे अकाउंट में जमा कर देना पैसे। अब अकाउंट नंबर जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, मतलब ऐसा नहीं कि मेरी ब्रांच जो है दिल्ली में है तो उसको दिल्ली वाली ब्रांच में ही पैसा आके जमा करना पड़ेगा, नहीं। तो मेरा अकाउंट नंबर ये बैंक है, सपोज एसबीआई बैंक है और ये वाला अकाउंट नंबर है, तो किसी भी ब्रांच में जाएगा ना एसबीआई की, चाहे यूपी की हो चाहे लंदन की हो, किसी ब्रांच में पैसा जमा करेगा तो मेरे अकाउंट में पैसे अपने आप आ जाएंगे। तो यूपी में ही कोई एसबीआई ब्रांच होगी, उसमें पैसा जमा कराएगा, मेरे से सीधे मेरे अकाउंट में आ जाएंगे। ट्रांजैक्शन ये तो कह रही है बात। अब कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू आवर बैंक, और वो डेटा साफ साफ ये भी लिखा हुआ, समझ पा रहे हो ट्रांजैक्शन हुई क्या है? मेरा ऑफिस का कैश ना बढ़ा ना कम हो, ये चीज पल्ले पड़ी। ऑफिस का कैश ना तो बढ़ा ना कम हुआ, उतना का उतना ही। बैंक बैलेंस बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा है बैंक, तो बैंक डेबिट करेंगे। सर बैंक अकाउंट डेबिट कर दो थोड़ा, और क्या करना चाहिए? तो राम अकाउंट, क्योंकि राम की एसेट कम हुई है। हाँ, राम जो डेटर है और वो कम हो गया ना, उससे पैसे नहीं लेने, तो पैसे लेने दो उससे, उसने पैसे दे दिए मेरे अकाउंट में, अब पैसे नहीं लेने उससे। बैंक नाम की एसेट बढ़ गई और राम नाम की एसेट कम हो गई, ठीक है। अच्छा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। राम स्टोर, आप ये तो नहीं सोच रहे कि सच में राम स्टोर में अकाउंटेंट है, आपको सच में लगने लग गया है कि राम जो है वो हमारा प्रोप्राइटर है, इसलिए आधे बच्चे कैपिटल आंसर दे रहे थे। क्वेश्चन में राम नाम आ गया, इट डजंट मीन कि वो प्रोप्राइटर है, और क्वेश्चन खुद ही चिल्ला के कह रहा है कि वो डेटर है। डेटर राम साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, फिर तो अजम्पशन की बात ही नहीं है, कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। ऐसा क्यों सोच रहे हो कि वो प्रोप्राइटर है और वो पैसा लगा रहा है तो कैपिटल हो, ऐसा क्यों सोच रहे हो? हाँ जी सर हम किसी और बैंक से बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं वैसे, जैसे आपने बोला कि एसबीआई है, हम मोहन का एसबीआई में अकाउंट नहीं है, फिर वो कैसे करेगा बैंक में? उसके दो ऑप्शन है कि अगर वो ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहा है तो वो किसी भी बैंक से कर सकता है, लेकिन उसे अगर कैश डिपॉजिट करना है तो उसी बैंक में करना पड़ेगा, ठीक। तो अगर उसका अकाउंट नहीं भी एसबीआई में तो एसबीआई बैंक में जाएगा, वो जमा कर देगा कैश, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। बढ़ सकते हैं जी आगे, चलिए। पॉइंट नंबर 31, रिपेयर ऑफ मशीनरी, आपके बारे चल रही है। सर मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। आरुष अलग आंसर है, सेम आंसर है? सर सेम है। नेक्स्ट अन्या। The repair account captured to cash account. पता जी पहले वाले के कितने सहमत हैं? हैंड रेज करें। पहले वाले को वोट कितनी दूंगा? 5 वोट। दूसरे वालों को कितनी वोट? 6 वोट। सेकंड वाला सही। समझते हैं जी क्या कॉन्सेप्ट है? सर पहले वाला हमें सही लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्वेश्चन में मशीन लिखा, हमने भी आंसर मशीन लिख दिया। समझे ध्यान से? रिपेयर का अमाउंट दिया हुआ जी 2000। देखिए मशीनरी कौन सा अकाउंट है पांचों में से? एसेट। एसेट का रूल क्या होता है? डेबिट का, क्रेडिट का? सर जब कोई चीज बढ़ती है तो इंक्रीज होती है तो डेबिट और डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। क्या मशीन रिपेयर कराने से मशीन बढ़ जाएगी? तो मशीन डेबिट क्यों करेंगे?
सर रिपेयर एक्सपेंस हाँ, एक तो रीजन क्या हुआ, मशीन डेबिट क्यों नहीं करा, वो तो मैं आंसर दूंगा कि रिपेयर डेबिट क्यों करा, ये क्यों करा इसका तो आंसर है, लेकिन ये क्यों नहीं करा इसका भी तो आंसर होना चाहिए ना। क्योंकि कोई ऐसी कंपनी हाँ जी, मशीन एसेट है, रिपेयर कराने से ना तो मशीन बढ़ रही ना मशीन कम हो रही, मशीन अकाउंट को छेड़ेंगे नहीं। रिपेयर इज एन एक्सपेंस, इसलिए रिपेयर अकाउंट डेबिट हो रहा, कैश एसेट डिक्रीज करेक्ट, इसलिए कैश क्रेडिट हो रहा। क्लियर हो गई जी बात, डाउट है कोई? सर तो इसमें स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि मशीन को हमने रिपेयर करना तो मेरा डाउट ये है कि सर हमें आपने रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश लिखवा लिया, आप लॉजिक बता रहे हो, रूल बता रहे हो, बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी है, लेकिन इस ट्रांजैक्शन में कहां पता लग रहा है कि मशीन की ही रिपेयर, उसका सर कोई मान ले फर्नीचर की रिपेयर हो रही है, उसका कोई मान ले एसी की रिपेयर हो रही है। सर तो नीचे ब्रैकेट में लिख सकते हैं। नरेशन में मेंशन करेंगे पहली बात कि मशीन की रिपेयर कराई अगर जानना चाहते हैं। दूसरी बात, ओनर भी ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं है कि मशीन रिपेयर किस चीज की हो रही है, रिपेयर नाम का एक्सपेंस हो गया, दैट्स इट। ठीक। तीसरी बात, अगर हमारा ओनर ये कहता कि भैया मैं चाहता हूं मशीन की रिपेयर को तुम अलग रिकॉर्ड करो, फर्नीचर की रिपेयर को अलग रिकॉर्ड करो, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, रिपेयर ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट ऐसा लिखेंगे। उसके बाद मान लीजिए फर्नीचर रिपेयर हो रहा है तो लिखेंगे रिपेयर ऑफ फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मतलब फर्नीचर और मशीन के रिपेयर का अलग अलग अकाउंट खोलेंगे। अगर प्रोप्राइटर की ऐसी रिक्वायरमेंट, ऐसी डिमांड आती है कि मुझे सेपरेट खाता चाहिए, मैं सेपरेट जानना चाह रहा हूं कि इसमें खर्चा कितना, इसमें खर्चा कितना। जनरल रिपेयर का खर्चा मेजर खर्चा नहीं होता, उसके पीछे रीजन क्या होता है कि जो ओनर्स हैं वो एएमसी करवा के रखते हैं। व्हाट इज एएमसी? एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। जब मशीन हम परचेज करते हैं तो हम उसको पहले ही बोल देते हैं कि भाई साल में जब भी खराब होगी, साल का फिक्स कर लेंगे अमाउंट, जैसे मोर देन 10 लाख की मशीन खरीदी है मैंने, उसका अमाउंट फिक्स कर ले, सपोज 50,000 रुपीस पर एनम, जो ओनर है वो हमसे लेगा, और जितने भी बार चाहे डेली बुलाएं उसको रिपेयरिंग के लिए, चाहे पूरे साल में एक बार भी ना बोले, फिक्स पैसे लेगा। ऐसा एसी वेसी में भी होती है, ऑनलाइन सर्च करोगे आपके घर में एसी लगा हुआ है, आप एएमसी करवा सकते हो उसकी। एएमसी में ये होगा कि जब भी सर्विस करानी है, सर्विस आकर करेगा फ्री में, कोई खराबी होती है आगे फ्री में ठीक करेगा, फिक्स पैसे लेगा हर साल। सर इंश्योरेंस की तरह ही है। इंश्योरेंस में थोड़ा सा अलग है। इंश्योरेंस में क्या होता है कि लॉस, जैसे चोरी हो गया या जल गया, उस केस में हमें क्लेम मिलेगा, जला नहीं तो क्लेम नहीं मिलेगा, है ना, उसमें तो ये होता है। इन जनरल क्या होता है कि सालों में शायद एक आध बार भी क्लेम नहीं करता कोई, साल में एक आध बार, सालों में एक आध बार क्लेम कर लेता। रिपेयरिंग वाले में क्या होता है कि जनरली साल में रिपेयरिंग हो ही जाती है जनरली। ठीक, और कोई डाउट? चलिए पॉइंट नंबर 32 किसकी बारी चल रही है? आपकी चल रही है, बताइए। सर मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। सही है, मशीनरी खरीदी है, मशीनरी एसेट है, एसेट इंक्रीज डेबिट, और पैसा जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। अब सर मशीन 50 तरीके की होती है, बड़ी मशीन, छोटी मशीन, इलेक्ट्रिकल मशीन, ऑटोमेटिक मशीन, नॉन ऑटोमेटिक मशीन, सेमी ऑटोमेटिक मशीन, न्यू मशीन, सेकंड हैंड मशीन, इतना स्पेसिफाई करना हमारा रोल नहीं है, हम अकाउंटेंट हैं, हमें मशीन की पहचान नहीं है। ठीक, हमें क्या करेगा, मैं प्रोवाइडर बिल ला करके देगा, मशीन खरीदी है आप रिकॉर्ड करो, तो हम मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे। हमें इस बात से मतलब नहीं है कि सेकंड हैंड है या न्यू, हमें इस बात से मतलब नहीं है कि ऑटोमेटिक है कि सेमी ऑटोमेटिक है कि फुल्ली ऑटोमेटिक। सर एक्सपेंस बढ़ रहा है तो परचेजेस एक्सपेंस कहां बढ़ रहा है? एसेट खरीदी है हमने, एक्सपेंस हुआ ही नहीं। मशीन खरीदी है हमने, एसेट बढ़ी है, मशीन के नाम पे एक्सपेंस तो हुआ ही नहीं। डाउट किसी को? 33 पॉइंट, रिपेयर ऑन अबव मशीन 2000। मानने आपके बारे में सर रिपेयर अकाउंट, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर रिपेयर अकाउंट टू कैश अकाउंट। बताइए जी, मशीन के कितने फेवर में हैंड रेज करें? कोई नहीं, आपने तो बोला तो हैंड रेज करो। रिपेयर के कितने फेवर में? मशीन आंसर सही है इस बार। चलिए, जहाँ कंफ्यूजन होती है वहीं को समझने में आएगा, बिल्कुल सब कुछ इजी होगा तो फिर क्या लर्निंग हुई, क्या कोचिंग हुई। कुछ डिफरेंट है, कुछ डिफिकल्ट है, तभी लर्निंग में मजा। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था जी रिपेयर ऑन मशीन की आंसर रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अब मैं ही बता रहा हूँ कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो ऐसा क्यों कह रहा हूँ,
चैप्टर नंबर 3 में ये हमने पढ़ा है, जो नहीं पढ़ा वो पढ़ेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं हमारे अकाउंट्स में, कुछ लॉ बनाया हुआ है कि किस चीज को किस तरीके से हमें ट्रीट करना है, उसके लिए पहले से लॉ बना हुआ है। एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एएस नंबर जो 10 है वो फिक्स्ड एसेट्स मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स जैसे कि मशीन बिल्डिंग, तो इनको कैसे रिकॉर्ड करना है, क्या चीज की कॉस्ट में जोड़नी है, क्या चीज नहीं जोड़नी, इसके बारे में सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई है, एएस नंबर 10 के अंदर लिखी हुई है। तो ध्यान से सुनिए सर, मैं मशीन मान लीजिए मैं अमेरिका से खरीद के लाया, वहां से यहाँ तक प्लेन में आया मशीन, उसका खर्चा लगा, एयरपोर्ट से फैक्ट्री तक आया उसका खर्चा लगा किराए का, इंजीनियर ने आके इसको इंस्टॉल करा उसका खर्चा लगा, मशीन भारी थी लेबर को बुलाया उनके पैसे लगे। अब कौन कौन सा खर्चा मैं जोड़ूं, कौन सा खर्चा ना जोड़ूं? लोन पर लिए सर मशीन, जिसका इंटरेस्ट जा रहा है उसका खर्चे को जोड़ूं ना जोड़ूं? ऐसे बहुत सारी चीजें होती है प्रैक्टिकली जो हमारे दिक्कत करती हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। तो उसका जो आंसर दे रखा है वो उसके अंदर वो क्या दे रखा है, जब तक एसेट यूज करने के लिए बिल्कुल रेडी ना हो जाए तब तक जितने भी खर्चे होते जा रहे हैं उसको उसकी कॉस्ट में ऐड करते रहो। मतलब सर मशीन खरीद के लाया अमेरिका से 10 लाख की मशीन, उसका आंसर एंट्री क्या हुई, मशीनरी टू कैश। प्लेन का टिकट लगा 50,000 रुपए का, उसका आंसर क्या हुआ, मशीनरी टू कैश। मशीन में ऐड कर रहा हूँ और मशीनरी को डेबिट कर रहा हूँ, मतलब मशीन की कॉस्ट 10 लाख की 50,000 कर रहा हूँ। समझ लो इस चीज को। एयरपोर्ट से फैक्ट्री तक मशीन आई, उसका किराया गया, उस किराए की एंट्री मशीनरी टू कैश। मशीन को डेबिट करने से क्या हो रहा है, मशीन की कॉस्ट बढ़ जा रही है, 10 लाख की जगह 10 लाख 50,000 10 लाख 60,000 ऐसे होती जा रही है। ये लॉ में लिखा हुआ है, जब तक यूज करने के लिए रेडी ना हो तब तक उसके खर्चे उसकी कॉस्ट में ऐड करते रहो। समझ आ रही है बात? पैसे दिए इंजीनियर को 50,000 रुपए, मशीनरी टू कैश। लेबर को पैसे दिए मशीन उठाने के लिए, मशीनरी टू कैश। मशीन अब इंस्टॉल हो गई, बिल्कुल रेडी हो गई। आज के बाद जो भी खर्चा होगा, मान लो रिपेयरिंग करवाई तो रिपेयर टू कैश, क्योंकि यूज के बाद का खर्चा है। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है बात? यूज करना शुरू कर दिया, अब उसके बाद कोई भी खर्चा होता है फ्यूचर में तो एक्सपेंस ही है हमारे लिए। रिपेयर हो रहा है, रिपेयर अकाउंट डेबिट। जब तक यूज के लिए रेडी नहीं है तब तक मशीनरी में ही ऐड कर रहे हैं। समझ आ गई बात अच्छे से? समझ आ गई बात? सर ऐसा तो ये नॉर्मल केस है न्यू मशीन के अंदर। अगर हम खरीद लेते हैं मान लीजिए एक सेकंड हैंड मशीन, अगर हम खरीद लेते हैं मान लीजिए एक सेकंड हैंड मशीन, तो सेकंड हैंड में देखिए क्या होता है कि सेकंड वाले की हमारा बजट नहीं है ओनर का, मान लीजिए हमारा बजट जो है वो सेमी ऑटोमेटिक का है, लेकिन हमें चाहिए फुल्ली ऑटोमेटिक मशीनरी। तो फुल्ली ऑटोमेटिक हम परचेज नहीं कर सकते बजट के हिसाब से, तो हमने सेकंड हैंड खरीद ली फुल्ली ऑटोमेटिक, हमारा बजट में भी काम भी हो गया और फुल्ली ऑटोमेटिक चीज भी मिल गई, कंडीशन अच्छी थी। तो जब सेकंड मशीन लेकर के आएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है, जैसे कोई पार्ट टूटा हुआ है या पेंटिंग की जरूरत है कुछ, तो एक टेक्नीशियन को बुलाएंगे, एक रिपेयर वाले को, मैकेनिक को बुलाएंगे, इंजीनियर को बुलाएंगे, उससे बोलेंगे मशीन को फर्स्ट क्लास कंडीशन में कर दे। ऐसा होता है स्कूटर बाइक में भी। स्कूटर बाइक अगर हमने को सेकंड हैंड खरीदा है तो सेकंड हैंड तो ले आते हैं जितने का भी लिया है, उसके बाद उसमें 2-3 हज़ार रुपए और लगाते हैं, उसमें पेंटिंग कराएंगे, डेंटिंग कराएंगे, कोई पार्ट खराब है तो वो करवाएंगे, सर्विस करवाएंगे इसकी, फर्स्ट क्लास धुलाई करवाएंगे इसकी, नई सी कंडीशन कर देंगे। मतलब समझ आ रही है बात? तो रिपेयरिंग का जो खर्चा सेकंड हैंड मशीनरी में पहले दिन ही होता, रिपेयरिंग का खर्चा सेकंड हैंड मशीन में पहले दिन ही होता है, बिफोर रेडी टू यूज होता है, बिफोर रेडी टू यूज होता है। ठीक है? इसलिए हमने अगर सेकंड हैंड मशीनरी की रिपेयर करवाई है तो मशीन क्योंकि रेडी टू यूज से पहले का खर्चा है, रेडी टू यूज से पहले का खर्चा है, इसीलिए मशीन अकाउंट में कॉस्ट में ऐड करती है। तो इसका मतलब सर क्वेश्चन में अगर रिपेयर लिखा हो तो हमें बड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि वो रिपेयर कौन सी मशीन की हो रही है, एक नई मशीन की हो रही है या सेकंड हैंड मशीन की हो रही है। अगर न्यू मशीन की रिपेयर हो रही है तो सर नई मशीन में रिपेयर क्यों होगी, इसका मतलब काफी टाइम गैप हो चुका होगा तभी रिपेयर हो रही है, तो नॉर्मल एक्सपेंस है, रिपेयर अकाउंट है। अगर सेकंड हैंड मशीन की रिपेयर है तो सर पक्की बात है पहले दिन करी होगी, यूज करने से पहले करी होगी, इसलिए मशीन की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। एस नंबर 10 ने सिखाया। सर जैसे कि आप दिया हमको 2000 लिखेंगे या 52,000 लिखेंगे? अमाउंट 2000 के बना 2000 लिख दो नहीं, हाँ 2000 लिख दो। पॉइंट नंबर 32 के एंट्री तो अलग हो चुकी होगी ना, तो उनका डाउट ये है कि सर जो अमाउंट हमें लिखना है पॉइंट नंबर
32 33 का ऐड करके लिखना है या 33 वाला ही अमाउंट लिख, ये क्वेश्चन में डाउट है आपका, है ना। तो 32 की एंट्री तो हम पहले से कर चुके हैं 50,000 से, अब 33 की एंट्री करें तो 2,000 रुपए से करें। टोटलिंग करेंगे तो 52,000 लिखेंगे। टोटल करना नहीं हमें कहीं, टोटल क्यों करेंगे हम? टोटल जब लेजर बनेगा तो टोटल अपने आप हो जाएगा ना, जब लेजर बनेगा इसका लेजर बनाना नहीं इस चैप्टर के अंदर। तो एक बात बताओ ध्यान से, सर मैंने राम को सामान बेचा 6,000 रुपए का, राम डेबिट टू सेल्स 6,000, मैंने राम को 2 दिन बाद फिर सामान बेचा 3,000 रुपए का, तो राम से मुझे टोटल 9,000 रुपए लेने हैं, है ना। लेकिन थोड़ा मैं यहाँ पे 9,000 लिख दूंगा, मैं 6 की एंट्री अलग कर दी, 3 की एंट्री अलग कर दी। जब मैं राम का लेजर बनेगा, नई चैप्टर में सीन है लेजर बनेगा, उसमें लिखेंगे 6,000 अलग 3,000 उसमें जोड़ेंगे, यहाँ पे तो अलग लिखेंगे ना, यहाँ पे थोड़ा लिंक करेंगे किसी और एंट्री से किसी और एंट्री को। उसमें कैश अकाउंट अलग होगा, कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट अलग होगा। क्रेडिट अकाउंट कुछ होता ही नहीं, सॉरी राम अकाउंट। ये उधार में बेचा ये माना है ना मैंने। हाँ तो राम अकाउंट अलग होगा ना सर इसमें। हाँ राम अकाउंट अलग, सेल्स अकाउंट अलग। हाँ। पढ़े जी आगे। सर जैसे इसमें हमने मशीन खरीद लिया सर, अगर 1-2 पॉइंट के बाद ये आ जाए कि हमने मशीन 10 लाख की ली थी जैसे पहले, फिर 4 लाख में बेच ली सेकंड हैंड, तो कैसे नोट करेंगे? आप पूछ लो सेल ऑफ मशीनरी की एंट्री, है ना। तो परचेज की एंट्री क्या होती है? मशीन टू कैश, बेचने की एंट्री होती है कैश टू मशीन। कोई मशीन खरीद रहा हूं मैं, तो मेरे पास पैसा कम हो रहा है, मशीन आ रही है, मशीन बेच रहा हूं बिल्कुल उल्टा, कैश पैसा आ रहा है और मशीन जा रही है। चलिए जी पॉइंट नंबर 34 किसकी बारी चल रही है? सर आगे कर दीजिए। अच्छा, रिसीव्ड फ्रॉम राम, सर कैश अकाउंट डेबिट टू राम। कैश अकाउंट डेबिट राम लिख लीजिए। ऋषित आप बताइए राम कौन है इस पॉइंट के अंदर? सर राम क्रेडिटर है, क्रेडिटर है। डेटर, भाई क्रेडिटर हमें पैसे क्यों देगा? हाँ राम डेफिनेटली डेटर है, तभी तो वो हमें पैसे दे रहा है कि हमने सब कुछ बेचे होंगे उधार कभी पहले, ठीक है ना। सर राम इसमें प्रॉपर्टी भी तो हो सकता था। तो बेटर हो सकता था नहीं। रिसीव्ड फ्रॉम राम, देखो नाम लिखते हैं हम सिर्फ 2 लोगों का, डेटर और क्रेडिटर, किसी से नाम लिखते ही नहीं हम। बाबे रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन अकाउंट, अकाउंट डेबिटेड टू राम। जरा आप ट्राई करें। कैश अकाउंट डेबिटेड टू राम। सही है, कैश अकाउंट डेबिट टू राम। सर ऑन अकाउंट वर्ड पढ़ के हमारे माइंड में क्या क्लिक करा कि सर जरूर अकाउंट में जमा कराया होगा, बैंक में जमा कराया होगा। अकाउंट हमारे यहाँ पे तो खुला हुआ है राम का, ठीक है। देखो आम भाषा में कैसे बोला जाता है, मान लो राम ने पैसे जमा करा दिए हमें, तो बोलेगा भी मेरे खाते में जमा कर लो, इतने पैसे आ गए मेरे, तो हमारे यहाँ जो खाता खुला हुआ है उसमें पैसे जमा कर लिए हमने उसको, ठीक है। बैंक के लिए स्पेशली मेंशन होना चाहिए बैंक या चेक, ऐसी कुछ टर्म्स, ठीक है जी। तो ऑन अकाउंट लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ा, राम ने हमें पैसे दिए हैं तो हमने उसके खाते में लिख दिए। अगर सिर्फ रिसीव्ड फ्रॉम राम लिखा हो तो भी खाते में ही लिखेंगे, दोनों बातें सेम, दोनों का आंसर सेम। 36 हार्दिक आपकी बारी। 36 छोड़ना हुआ है अभी। 36 कृष्णा आप बताएं आगे। सर कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड टू राम अकाउंट। ठीक है, समस्या ट्रांजैक्शन क्या है कि मिस्टर राम से मुझे 5,000 रुपए लेने थे, प्रोप्राइटर को 5,000 रुपए लेने थे, और मिस्टर राम से नाम डेटर है, उसको कुछ बेचे हुए कभी, तो प्रोप्राइटर जाता है उसके पास, दिलाओ 5,000 रुपए, उसने कहा मैं तो कहा था 3-4 महीने बाद दूंगा पैसे, अभी तो नहीं है मेरे पास। हमारा प्रोप्राइटर कहता भी हमें जरा पैसों की रिक्वायरमेंट है, हो सके तो अभी दे दो, उसने कहा पैसे तो नहीं है अभी, वो कहता 10% कम दे दो, 500 रुपए कम दे दो पहले, अभी दे दो चाहिए पैसे। उसको पता है 500 रुपए का फायदा हो रहा, वो कहीं से पैसा अरेंज करके हमें दे देता है 4500 रुपीज। अभी सारी बात हम अकाउंटेंट को बताएगी, तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे देखिए।
कि ऑफिस का कैश इंक्रीज हो रहा है 4500 से, कैश अकाउंट डेबिट 4500, हमने डिस्काउंट दिया है सामने, हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 एक्सपेंस है हमारे लिए, ठीक। अच्छा, राम के अकाउंट के सामने 5000 आएगा, ये कंफ्यूजिंग है कि सर राम ने तो सिर्फ 4500 रुपीज दिए हैं, अब पूरे 5000 कैसे लिख रहे हो? सोच के देखो ये बात, मुझे राम से 5000 लेने थे, अब पूरा सब साफ हो गया ना, अब वो पैसे तो नहीं मांगने, अब मैं राम को क्रेडिट करूंगा पूरे 5 से, तभी तो अकाउंट क्लोज होगा इसका। अगर मैं इसके अकाउंट में लिख दूंगा 4500 तो मेरे अकाउंट में 500 रुपए का बैलेंस नहीं दिखाएगा, समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो यहाँ पे जो चीज थी सीखने वाली वही चीज थी कि राम के नाम के सामने पूरा 5000 आएगा, क्योंकि इसका अकाउंट मुझे पूरे 5 से घटाना। सर मुझे आपसे डिपॉजिट डिस्काउंट और सर ऊपर और कैश नीचे भी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, दो चीज डेबिट में जो मर्जी ऊपर लिखो, जो मर्जी नीचे लिखो, फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गई बात? अगर फिर डिस्काउंट अलाउड लिखा हो सिर्फ या फिर डिस्काउंट रिसीव, तो फिर हम उसे सिर्फ कैश डिस्काउंट ही एज्यूम करेंगे, हम ट्रेड डिस्काउंट के लिए स्पेशली स्पेसिफाइड होगा कि हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला है। अगर ना परचेज या सेल के टाइम डिस्काउंट लिखा हुआ है तो ट्रेड डिस्काउंट प्रेज्यूम किया जाता है, और अगर रिसीट या पेमेंट के टाइम डिस्काउंट लिखा होता है तो उसे कैश डिस्काउंट प्रेज्यूम किया जाता है। बाकी इसको चैप्टर में क्वेश्चंस करेंगे हम, इसमें ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट लिखा हुआ है, उसकी कैलकुलेशन भी करेंगे। सर अगर जैसे अभी डिस्काउंट अलाउड 500 है, अगर ये लिखा होता है एक और लिखा होता फिर दोबारा की डिस्काउंट अलाउडेड 300, तो हम अलग उसकी एंट्री करते हैं, इसी को एक ही बार लिखा होता है टोटल क्वेश्चन समझा मैं आपका? सर जैसा भी 500 का दिया डिस्काउंट, एक और बार लिखा होता उसके बाद 300 का भी दिया डिस्काउंट, नहीं तो फिर यहाँ पर बढ़ जाता, टोटल 800 हो जाता है यहाँ पे। तो यार अलग नहीं यहाँ पे तो भी 5000 दिया था। हाँ जी, सिंगल एंट्री में यहाँ पे 800 हो जाता है। सर कमीशन एसेट होगी, लायबिलिटी होगी, क्या? रेवेन्यू अगर रिसीव हुआ है तो, पे किया तो एक्सपेंस। पॉइंट नंबर आ गए जी हम 37। किसकी बारी चल रही है? आपकी बारी चल रही है। सर सेम है, बस राम की जगह हरे आएगा। राम की जगह हरे आएगा, पैसे लेने थे मुझे 1000, मिली 975, डिस्काउंट ऑफ 25, तो 1000 रुपए लेने थे जी, 975 रुपीज मिल गए हैं, 25 रुपीज का डिस्काउंट। फुल सेटलमेंट को अंडरलाइन करके वहां पर डिस्काउंट लिख दीजिए, नोट्स में अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड फुल सेटलमेंट और वहां लिख लीजिए डिस्काउंट। सर डिस्काउंट अलाउड या सिर्फ डिस्काउंट? वो क्वेश्चन पढ़ के पता लगेगा कि पैसे मिल रहे हैं कि जा रहे हैं। अगर पैसे मिल रहे हैं तो डेफिनेटली हमने डिस्काउंट दिया होगा, पैसे हम दे रहे हैं तो हमें डिस्काउंट मिला होगा। पैसे मिलते टाइम डिस्काउंट दिया जाता है। बेसिकली डिस्काउंट को देता कौन है? जो पैसा रिसीव करता है। डिस्काउंट मिलता किसको है? जो पैसा देता। यही समझ लो, डिस्काउंट सर हमेशा ना कैश के साथ चिपका होता। कैश डेबिट में तो डिस्काउंट भी डेबिट, कैश क्रेडिट में तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। क्लियर हो गया जी बात? पॉइंट नंबर 38, रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम विजय 5000। किसकी बारी चल रही है आपकी? सर कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू विजय अकाउंट। विशेष आप ट्राई करें। सर कैश अकाउंट डेबिट टू विजय अकाउंट, आप ट्राई करें। विजय अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। विजय डेबिटेड टू कमीशन डिस्काउंट, गलत। कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू विजय, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू विजय। आरुष। सर कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट। हाँ जी, तो फिर रिपीट कर रहा हूँ ये बात कि हम नाम सिर्फ दो लोगों का लिखते हैं, डेटर और क्रेडिटर। उसके अलावा किसी का नाम हम नहीं लिखते। एक बात ये ध्यान रखो, तो आप विजय नाम नहीं बोलते। दूसरी बात, कितनी बार बोला है जी मैंने, जहां पेड वर्ड दिख जाए तो वहां कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, पैसा जा रहा है, और जहां रिसीव्ड वर्ड दिख जाए वहां पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट होगा। तो क्वेश्चन कहता है कि मिस्टर विजय ने कमीशन दिया है, तो पेपर पे कमीशन लिख के थोड़ी ना दिया होगा, पैसे दिए होंगे। पैसे दिए होंगे तो मेरा ऑफिस में कैश बढ़ रहा है,
कैश अकाउंट डेबिट, कमीशन हमारे लिए इनकम है, टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। अब सर विजय का नाम क्यों नहीं लिखा ये बताओ। सर क्योंकि ना डेटर है ना क्रेडिट आ रहा है। डेटर क्रेडिटर नहीं, एक बात, दूसरी बात क्या सर, नाम है पर्सनल अकाउंट हुआ, मैंने उसको सर्विस दी, उसने मुझे पैसे दिए, हिसाब बराबर। अल्टीमेटली ना डेटर है ना क्रेडिटर है वो, नेट कुछ भी नहीं। कमीशन अगर मुझे किसी से मिला है तो मैंने उसको सर्विस भी दी होगी ना, उसको ना फ्री में देगा, तो उसने सर्विस ली और पैसे दिए, नेट कुछ भी नहीं है, ना रिसीवर है ना गिवर है, ना मुझे उसका नहीं आया, एक रीजन। दूसरा रीजन, ना वो डेटर है ना क्रेडिटर है, दूसरा रीजन ये है। पैसा मिल रहा है कैश अकाउंट डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट। क्लियर हो गई ये बात? चलो जांच लेते हैं।